और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दतिया के दंगल में किसका मंगल होगा, उसकी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट, 9वें राउंड में कांग्रेस 10,500 वोटों से आगे निकल गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। 9वें राउंड में भी कांग्रेस 10,500 वोट की मार्जिन से आगे। और बीजेपी के आशुतोष तिवारी हम पीछे चल रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश पराशर दतिया से सीधे। जी उमेश, क्या अपडेट है आपके पास? एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा 10,500 का। देखिए, ये हार जीत के लिए बहुत निर्णायक जो है मोड़ अब आ चुका है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह 9वें राउंड में 10,500 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से आगे हैं। कहा जा सकता है कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी लीड है, जो कि चुनाव में हार जीत का फैसला करेगी। 9 राउंड हो चुके हैं, अब जो है 10वें राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। चूंकि 10 राउंड तक जो बाजार का पूरा जो ईवीएम है वो खुलनी है, और ऐसे में जो है कांग्रेस को लगातार बाजार से लीड मिल रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि व्यापारी जो वोटर होता है बाजार का, बीजेपी के फेवर में वोट कर रहा है। लेकिन इस बार जो वोटर है उनका मूड कुछ अलग दिखाई दिया। यही वजह है कि बाजार से जो है कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, और ये एक बढ़त, बहुत बड़ी बढ़त हो गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी से। अभी कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल हो गया है। बड़े जो लीडर है वो कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं, और वहां पर मिठाइयों का जो लाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। अभी मतगणना स्थल पर कुछ ही देर में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आएंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि ये सत्यता की जीत है। लगातार जो कांग्रेस की मेहनत है वो अब रंग ला रही है। 2023 में इस तरह से 2.5 साल के बाद जो है चुनाव। जी उमेश, आप कह रहे थे कि ये व्यापारियों की तरफ से भी समर्थन कांग्रेस को गया है। क्या कारण आप देखते हैं इसका? बड़ा शिफ्ट है ये, क्योंकि और क्या जेन जी का भी इम्पैक्ट जो हमने देखा अभी दिल्ली में, क्या आपको लगता है कि उसका भी कुछ प्रभाव चुनाव पर दिखता है, दिख सकता है? जी बिल्कुल। देखिए शरद जी, ऐसे जो वोटर हैं वो साइलेंट रहे। जब मतदान हो रहा था, हमने कुछ युवाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर इसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो दबी जवान पर लोग कह रहे थे कि इस बार जो है नरोत्तम मिश्रा जो टिकट नहीं मिला है, इससे नाराजगी जरूर है। क्योंकि जो नरोत्तम मिश्रा को यदि टिकट मिलता तो व्यापारी भी उनको जो है समर्थन अपना देते, लेकिन टिकट नहीं मिला है। इसीलिए कांग्रेस के फेवर में जो है व्यापारियों ने वोट किए। और जिस तरह से जब कांग्रेस की रैली, भव्य रैली जो निकली थी बाजार में, तो जो व्यापारी थे उन्होंने कांग्रेस के जो नेता थे उनका स्वागत भी किया था कहीं ना कहीं। तो ये वजह साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि नाराजगी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। छोटे जो व्यापारी हैं उनमें जो है नाराजगी थी, और यही वजह है कि अब ये जो वोट है व्यापारियों का वो कांग्रेस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि 10,500 वोटों से कांग्रेस आगे है। अभी जो 10वें राउंड की ईवीएम खुलने वाली है, कुछ ही देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये बढ़त बाजार से लगातार कांग्रेस बनाए रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उमेश, अगर ये 10 से 15 हजार की लीड के साथ ये चुनाव खत्म होता है कांग्रेस के पक्ष में, तो फिर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट होगा ये इलेक्शन, और बीजेपी के लिए बहुत आत्मनिरीक्षण की बात होगी। सूरज, एक क्विक कमेंट आपका, फिर उसके बाद मनोज जी की तरफ चलूंगा मैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस इस बार हमने देखा शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर थी, और शायद यही कारण है कांग्रेस ने एक ग्रामीण क्षेत्र के बूथ पर जमावट की थी। और शायद यही कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बूथ की जमावट है वो कांग्रेस के फेवर में मतदान करते हुए नजर आई। शहर में तो आप लगता था कि कांग्रेस मजबूत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से आपने माइक्रो मैनेजमेंट किया? देखिए, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश के हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे नेता हो, सब लोग पार्टी के वहीं लगे रहे। हमारे पटवारी जी तो वहीं पे थे, और मैं समझता हूँ कि सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता जो ग्रामीण के, उनका विशेष योगदान रहा। और एक रणनीति के थे कैसे बूथ पर कैप्चरिंग ना हो, बूथ को कैसे संभाला जाए, ये पार्टी ने इस चीज़ की पूरा ध्यान रखा। और इसी बूथ मैनेजमेंट के कारण आज जो वहाँ पे आक्रोश था जनता का सत्ता के खिलाफ, वो निश्चित तौर से एक वोट के रूप में कांग्रेस को मिला।
देखिए बूथ मैनेजमेंट में हमने देखा आमतौर पर सरजी भारतीय जनता पार्टी माहिर होती थी, लेकिन अब जी। कांग्रेस भी उस रास्ते पर चल रही है। शायद उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा इस तरीके से अलग अलग क्लस्टर, 4 से 5 क्लस्टर बनाए थे, उनमें अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी थी। हर एक नेता के पास 4 से 5 बूथ की जिम्मेदारी थी, और शायद यही कारण है कि हर एक बूथ का जो मैनेजमेंट रहा है, चाहे चुनाव में जब मतदान के दौरान भी देखा कि किसी भी मतदान केंद्र पर कोई शिकायत नहीं आने दी। सूरज, मतलब तमाम कार्यकर्ता उमंग जी वहां से पर जल्दी से तैनात ये सवाल पूछ लीजिएगा स्टूडियो की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, एकजुटता वाली दोस्ती, किसी व्यक्ति की दोस्ती नहीं। अब ये दोस्ती चलेगी और ये गाड़ी दौड़ती चली जाएगी जय वीरू की तरह। देखिए बिल्कुल सही है, जय वीरू की जोड़ी जो पहले भी कहा था, तो ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, संगठन के साथ, और ये दोस्ती और आगे बढ़ती जाएगी। देखिए, मैं ये कहता हूं कि पार्टी ने हम दोनों को जवाबदारी दी, लेकिन साथ में एक छोटे छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान होता है, उनके भी तो मैं ये श्रेय हम दोनों की वजह आम कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, सभी नेताओं को देना चाहता हूं। सूरज, आप बात करते रहिएगा, ये क्विक रिएक्शन हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। उमेश के पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप इनका मुकम्मल स्टेटमेंट ले लीजिए। उमेश के पास मैं सीधे चल रहा हूं। उमेश, जल्दी बोलिए। उमेश। पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं। 10,500 से कांग्रेस बढ़त, क्या कहेंगे? देखिए, ये स्टडी बढ़त कांग्रेस की लगातार चल रही है, और मैंने अभी कहा ही था कि 10,000 से ऊपर जाएगी, तो शुरू हो गया 10,000 से ऊपर। ये जो चुनाव जिन कंडीशंस में हुआ, जो आज देश की स्थिति है, जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, इसका जवाब यहाँ की जनता ने दिया है कि 2023 में भी हम डरे नहीं, और 26 में भी हमारा ये फैसला है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधायक यहाँ नहीं चलेंगे। और जंतर मंतर में एक मंत्री को जाना पड़ा, वहाँ भोपाल में किसानों की सब मांगों को मानना पड़ा, और यहाँ क्या लगता है सर, अभी बाजार की ईवीएम खुल रही है, अभी कुछ 5 के आसपास 6 राउंड अभी बाकी है, तो क्या स्थिति आगे? देखिए, जब 10 राउंड में आगे है कांग्रेस, तो बचे कुछ राउंड में भी आगे ही रहेगी, और एक एक राउंड, जितने राउंड बचे हैं, इन सब के वोट भी मिला लो तो इस बढ़त को डिफीट नहीं कर पाएंगे। ये अनडिफिटेबल बढ़त है, और ये जो सोच रहे हैं कि वहाँ कुछ कम हो जाएंगे, मैं नहीं समझता कम होगा। ये 10,000 से ऊपर रहेगी, और ऊपर हम 25,000 सोचते थे, पर ये जो थर्ड पार्टी खड़े करके उसको फाइनेंस किया, वोट काटने की जो वो बनाई, वो इनका फेल हो गया। इनका प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग, दो डिप्टी सीएम नरोत्तम मिश्रा जी चुनावी मैदान में कितना फायदा, नरोत्तम मिश्रा जी का कितना फायदा मिला? यहाँ किसी का फ़ायदा नहीं है, यहाँ एक ही चीज़ का फ़ायदा है कि यहाँ की जो आम वोटर है, जो 23 में नहीं डरा, अब भी नहीं डरा, कांटे जितने थे उन्हें सब निकाल दिए, और कुंवर घनश्याम सिंह जी विधानसभा में बैठेंगे, यहाँ की आवाज़ को बुलंद करेंगे, ये फैसला दिया है। जीत का जश्न तैयार? जश्न का जश्न तो चुनाव शुरू हुआ तब से ही मना रहे हैं, क्योंकि जीतना तय है। ठीक है, देखिए शरद जी, पीसी शर्मा जी है, उन्होंने कहा है कि जीत का जश्न अब शुरू हो चुका है, और जब चुनाव में घनश्याम जी को टिकट मिला तभी से जो है कांग्रेस जश्न की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पर उमेश, और अगर हम ये मार्जिन देखें, अभी तो 10,500 का आंकड़ा लगभग स्पष्ट हो चुका है, ये पिछले बार से ज्यादा मार्जिन है। अगर 2023 के चुनाव नतीजों पर हम नजर डालें शरद जी, जब नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा, 8,000 कुछ वोटों का अंतर था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बहुत ज्यादा। इसे समझने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप लगातार ग्राउंड पर बने रहे, ये मार्जिन बढ़ा क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, मार्जिन बढ़ने का तो एकमात्र कारण है, और वो कारण है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि शहर से जो बढ़त मिली है, जो व्यापारियों की तरफ से बढ़त मिली, कई सारे व्यापारियों से बात की, हमारे पास अभी रिकॉर्ड है, हम चाहें तो वो चला भी लेंगे, दिखा भी देंगे। तो साफ नजर आ रहा था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मैदान में नहीं होना ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूं मैं, और देखिए इस समय बंसल न्यूज को तमाम सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मायूसी है इस बात को लेकर कि शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग मोबाइलों पर बने हुए हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो रोज आते हैं, अपने कामों को लेकर यहाँ मेल मुलाकात करते हैं, वरिष्ठ नेता है नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं वो कैसा, अब वहाँ लग रहा है कि दतिया में ठीक नहीं है स्थिति, कैसे क्यों हो गई ऐसी कार्यकर्ता होने के नाते? भाजपा के लिए निराशाजनक है, और हमें कार्यकर्ता होने के नाते ऐसी उम्मीद नहीं थी। लगभग हम भी 15-20 हज़ार से जीतने की उम्मीद थी, पर क्यों आया ऐसा रिजल्ट, जो हमारा वरिष्ठ नेता तो उस पर विचार करेगा। क्या है मतलब, क्या आप लोग कार्यकर्ता होने के नाते क्या देखते हैं? चलिए, और भी लोग हैं, मैं कार्यकर्ताओं से समझता हूँ, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की, आखिर कार्यकर्ता ऐसा क्या कर बैठा जो इतना साथ,
क्या लग रहा है आपको, क्या क्या ऐसा हो गया जो दतिया में रिजल्ट ठीक नहीं दिखाई दे रहा? शीर्ष नेतृत्व अभी चिंतन और मंथन करेगा। कार्यकर्ता होने के नाते क्या चिंतन कर रहे हैं? नहीं, मेरा कुछ नहीं। अभी शीर्ष नेतृत्व तो क्या सोचते हैं, क्या उनका ऑब्जर्वेशन, वो अभी बाद में बताते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कुछ देर और। कुल थोड़ा सा मिलाकर वेट करने के बाद मनोज जी अपन सारी सब चीजों को इंतजार डिस्कस कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जब स्टैंड क्लियर होगा तब हम जवाब देंगे। जेपी पराशर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जेपी सर, एक पॉजिटिव्स पर भी हमें ध्यान देने चाहिए। बतौर विपक्ष कांग्रेस की जो लीडरशिप कर रहे हैं जीतू पटवारी, उनकी लीडरशिप में ये चुनाव जीतना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमरवाड़ा में एक क्लोज फाइट रही, फिर विजयपुर जीता और अब दतिया भी एक महत्वपूर्ण सीट है। बुधनी में मार्जिन काफी कम थी। बुधनी में मार्जिन काफी कम थी। नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं। कांग्रेस ने बहुत मेहनत की और जीतू पटवारी जी ने उसको एक चैलेंज की तरह लिया। मैं देखता था रोजाना, जो मैं विजुअल्स आते थे वहां से, तो कांग्रेस में वहां पर डेरा डाल करके और काफी मशक्कत की, काफी लोगों को समझाया। जैसे अवधेश नायक ही है, वो काफी पीछे चले गए थे बैकग्राउंड में, लेकिन उनको वापस मुख्य धारा में लेके आए वो कांग्रेस का जो लीडरशिप थी। तो उन्होंने निसंदेह है बहुत मेहनत की, लेकिन निर्णायक जो अगर कुछ बिंदु है तो वो यही है कि बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट बेस वो स्विच कर गया और उसने इसको चैलेंज की तरह लिया। ये जो फैसला था इसको अपने लिए अच्छा नहीं माना, वो हर्ट हुए और वो शिफ्ट कर गए। जी, निश्चित तौर पर कई और महत्वपूर्ण बातें हैं जेपी जी, जयप्रकाश जी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा हटे क्यों। ये ऐसा एक देवकी नंदन खत्री जी के देवकांता संतति की तरह उपन्यास जो था, जिसके लिए 19वीं सदी के आरंभ में अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीखी, तो ये बड़ा सवाल है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें अब जो कहानियां हैं दरअसल वो सब अपुष्ट है एक तरह से जो भी सुनाई जाती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब पार्टी इस तरह के किसी भी नेता का टिकट काटती है तो उसके पास कुछ लॉजिक होना चाहिए, ठोस एक आधार होना चाहिए, ताकि वो कन्विंस करा सके उन लोगों को जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको। आप ये सोचिए कि अगर मैं कई नैरेटिव शरद जी इस दौरान सुने, उनमें से यही थे कि अब 2028 में कैलाश विजयवर्गीय जी का भी टिकट कटेगा, प्रहलाद पटेल जी का भी टिकट कटेगा। मतलब अब इसका कोई काउंटर मैंने कभी पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं देखा कि वो कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दिए हो कि नहीं भाई ये सब अलग बातें हैं, उनको अलग मौका दिया जाएगा या नरोत्तम जी को कुछ और मौका दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये दरअसल मुझे लगता है कम्युनिकेशन का एक गैप जो है वो है कहीं पर। ये समस्या है कि अगर आपको भाई नेता बदलते हैं, हम जानते हैं पार्टियों में एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, फिर अगली पीढ़ी आती है, ये होता है। और ये जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होना चाहिए, ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रांजिशन है इसमें कोई आपके पास लॉजिक होने चाहिए कि आप लोगों को कन्विंस करा सके। वो आपकी आइडिया, आखिरकार बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, बीजेपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि वो व्यक्ति केंद्रित पार्टी है, पर तो आइडियोलॉजिकली तो वो लोग जुड़े वो है ना भाई आपके साथ में, उनको आइडियोलॉजिकल एसोसिएट होना चाहिए वो नए आदमी के साथ में। तो वो क्यों नहीं उसको स्वीकार कर सके? तो अगर वो कौन सा लॉजिक था, वो कौन सा फीडबैक था जिसके तहत नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार रहे थे और जिसके तहत तिवारी जो है वो चुनाव जीत रहे थे, वो कौन सा फीडबैक था? मतलब मेरा ये सवाल लोगों के है, ये मेरा ही सवाल नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल कहे, पूछे मुझसे। काउंटर क्वेश्चन इसे लेकर मेरा ये भी है कि अगर हम बात कर रहे हैं सीनियर नेताओं की, तमाम सीनियर फेसेस को, जिस तरह से शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा होते तो शायद जीत जाते, लेकिन क्या कहीं ना कहीं वो विश्वास जीतने में वो नाकामयाबी दिखाई दे रही है कि नए चेहरे पर, क्योंकि हमेशा पार्टी ये कहती है कि हमारा चिन्ह है कमल का फूल, चेहरा नहीं है हमारा, तो क्या वो विश्वास जीतने में नाकामयाब रही है? देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा होते तो वो निश्चित रूप से चुनाव जीत जाते, मुझे नहीं पता है ना, हो सकता है वो चुनाव हार जाते। लेकिन क्या होता है कि अगर ऐसा है कि हम पार्टी किसी को भी दे देगी और उसको लोग जिता देंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा पॉसिबल है?
बिल्कुल। लोग अपना पॉलिटिकल करियर बनाने में 30-30, 40-40 साल लगाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, संबंध बनाते हैं, घंटों उनको देना पड़ता है, अनुत्पादक समय उनको लगाना पड़ता है। तो वो जो रिलेशनशिप्स होती हैं, वो रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप बनकर के एक बड़ी रिलेशनशिप बनती है पार्टी की। कोई ऐसा नहीं है भाई आपका फील्ड में कौन आदमी है, आप ये बताइए। हमारे एक चैनल होता है, रिपोर्टर हमारा चेहरा होता है, ऐसे फील्ड में वो आदमी जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, वही तो चेहरा है ना पार्टी का। पार्टी कोई पार्टी क्रेसी थोड़ी बना सकते हो, पार्टी क्रेसी नहीं चलती, पार्टी क्रेसी से तो पार्टी खड़ी नहीं होती। वो छोटे छोटे लीडर से और उनके समूहों से, समर्थन से, कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है। तो जो सर्जरी है, अब सर्जरी हमने कर दी, हमने टेबल पर ले आए, हम सर्जरी कर दी हमने, और अब हमें पता नहीं कि अब क्या करना है। निश्चित तौर पर जेपी जी, यानी कुल मिलाकर ये कहें कि हर बार अगर आप पार्टी सेंट्रिक है, विचारधारा सेंट्रिक है, तो वो स्ट्रैटेजी शायद हर बार काम नहीं करेगी। आपको ग्राउंड का कोई फेज ढूंढना पड़ेगा, जो कि कांग्रेस ने इस बार किया है, ग्राउंड का फेज ढूंढा। भले ही वो अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े हों, लेकिन ये था कि जनता कम से कम उन्हें जानती थी, उन्हें समझती थी, उनका काम देख रखा था किसी और सीट। देखिए, यहाँ जयप्रकाश जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जब ये सवाल प्रहलाद पटेल जी से पूछा गया महाकौशल अंचल में, जहाँ तक मेरी, कि क्या नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट न मिलना आपको टिकट न मिलने की तरफ इशारा करता है या कैलाश विजयवर्गीय जी का टिकट कटता है, तो इन सारे मुद्दों पर एक क्लैरिटी आनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन ये विषय चूँकि नरोत्तम जी का केंद्रीय नेतृत्व की तरफ चला गया था, तो प्रदेश संगठन बीजेपी का और तमाम बड़े नेताओं ने इस पर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि वो भी बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं आखिर केंद्रीय नेतृत्व के मन में क्या बात है। भैया, अगर केंद्रीय नेतृत्व जी जयप्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शरद जी, आज जो कह रहे हैं बहुत दुरुस्त बात कह रहे हैं कि इस नतीजे को, इसीलिए मैं बार बार सुबह पहले ही सत्र में शुरू में ही बांकीपुर से जोड़ के देख रहा हूं। मैं बांकीपुर का जो नतीजा है उसको, चूंकि अब हमारा मध्य प्रदेश का चैनल है, हम इसकी चर्चा ही करेंगे, जाहिर है, लेकिन आप बांकीपुर के भी चुनाव के नतीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पहली बार अपना एक घोषित उम्मीदवार बदल दिया। ये पार्टी के लिए पहला ही सेटबैक यही था। दूसरी बात यह है कि भाई अब मान लीजिए उसके बाद था, आपने पॉलिटिकल आदमी को नहीं देते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया। तो ये जो चीजें हैं, अब उस निर्णय को भी देखो और आप इस निर्णय को भी देखो, तो इससे ये पता लगता है कि हम अब एक तरफा फैसले नहीं कर सकते, हमें एक प्रक्रिया के तहत, बकायदा पॉलिटिकल जो आपके प्रोसेस है उसके तहत ही फैसले करने चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये सवाल अनुत्तरित रहना भी बीजेपी के लिए एक चुनौती बना, क्योंकि बड़े नेताओं का एक अपना जनाधार होता है, और जब तक वो सक्रिय राजनीति में हैं, अगर यही, मैं फिर एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ जयप्रकाश जी, हमने पहले भी डिबेट्स में ये प्रश्न उठाया कि अगर नरोत्तम जी की जगह सुकर्ण मिश्रा को वहाँ से उनके पुत्र को टिकट मिलता, आपने टिकट काट दिया, जो भी वजह रही आपको लगता है, जो भी कारण हो, और इसी तरह कांग्रेस के लिए भी हमने पहले बात की थी, लेकिन अब नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस ऑन दी राइट ट्रैक। नहीं तो हमने ये पहले सवाल सुबह के सत्र में ये बात की थी कि, और उसके पहले भी डिबेट्स में, कि क्या राजेंद्र भारती के किसी परिवार के व्यक्ति को टिकट मिलता तो वो सैबोटाज की तरफ नहीं जाते। तो कुछ रणनीतिक जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, मैं उस पर सवाल नहीं खड़े करूंगा अभी, क्योंकि अभी वो पूरा रहस्य हमारे सामने नहीं आया है। या तो ये था जयप्रकाश जी कि बीजेपी के पास इंटरनल रिपोर्टिंग थी कि ये सीट हमारे हाथ से जाने ही वाली है, इसलिए उन्होंने नरोत्तम जी को पीछे कर दिया कि दूसरी बार हारना यानी कि एक बड़ा चैलेंज हो जाना और उनके पॉलिटिकल करियर पर एक बड़ी चुनौती हो जाना। ये होगा तो ये एक बड़ी अलग रणनीति है, और ये नरोत्तम जी के दबदबे और उसकी तरह, ये सब कल्पनाएं हैं, अभी अटकलें हैं। लेकिन सवाल ये है कि केंद्रीय नेतृत्व ही जिम्मेदार है इसके लिए सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ से जो निर्णय लिया गया टिकट का, वो केंद्रीय नेतृत्व ने लिया।
अब आपको अगर दतिया प्रिय था तो कोई बड़ा चेहरा उतार सकते थे आप, आशुतोष तिवारी जी की जगह। ग्वालियर चंबल का कोई बड़ा चेहरा आप उतार सकते थे अगर आपने उसको इतना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। क्योंकि भले ही अगर आपने इसको हल्का लिया कि हमें जीत हार मायने नहीं रखती, आशुतोष जी को ले आइए आप, लेकिन आपने इसके साथ शायद कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया कि जो बहुत निराश थी बीच के घटनाक्रमों से, और अब कांग्रेस जो है काफी उत्साहित हो सकती है अंतिम नतीजे जब सामने आएंगे और विजय के होंगे तो। जयप्रकाश जी। नहीं, आप सही है ये बात। मैं भी उनकी रणनीति पे सवाल नहीं कर रहा। मुझे मतलब ये व्यक्ति का मसला नहीं है, जाहिर है व्यक्ति ने तो कोई फैसला नहीं किया होगा। बात यह है कि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं एक एनालिस्ट के तौर पे, राजनीति में इतने बरस से सक्रिय होने के कारण, कि भाई ये इसके पीछे लॉजिक क्या था। अगर मान लीजिए लॉजिक ये था कि नरोत्तम जी इस चुनाव में अगर हार जाते तो जाहिर है कि 2028 में पार्टी के पास एक लॉजिक होता कि भाई आप तो हार चुके। अब दूसरी वो बात ये है कि अगर मान लीजिए वो हार रहे थे, ये बात पता लग गई थी पार्टी को, तो कोई ऐसा व्यक्ति ला देते कि जो जीत जाता। जयप्रकाश जी, एक अपडेट है, छोटा सा अपडेट है, संशोधन भी है। 10,500 नहीं, 9वें राउंड के बाद 9,500 से कांग्रेस आगे है। 1,000 हमने आगे बढ़ा दिया, लेकिन 9,500 मतों का फिगर जो ऑफिशियली मेरे पास अभी मोबाइल पर मुझे मिला है वो 9,500 का, बट इट इज अ सिग्निफिकेंट लीड। एंड अब जी ये आप नहीं कह सकते अब कि ये 10,000 है तो 9,000 में, तो 9,500 की लीड है। उमेश पाराशर की तरफ में चल रहा हूं। उमेश, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए सर, अब मतगणना स्थल पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अब जो है 9,000 से अधिक जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है आगे हैं, और अब इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता साफ तौर पर जश्न मनाने यहां पर पहुंचे हैं। चलिए उमेश मैं लौट रहा हूं आपकी तरफ, आप बने रहिएगा।